शिक्षा एवं विद्या। शिक्षा उस चीज को कहते हैं जो भौतिक आवश्यकताओं में सहायता कर सकती है। जानकारी का नाम शिक्षा और विद्या उस चीज का नाम है जो मनुष्य को कर्तव्यों के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में, सद्गुणों के बारे में, अपने कर्मों और स्वभाव को सही बनाने के बारे में आदमी को आगाह करती है और उसके लाभ हानि समझाती है और सही रास्ते पर चलना सिखाती है और बुरे मार्ग से बचना सिखाती है। इस तरह की प्रभावशाली जानकारी का नाम विद्या है और ये विद्या उससे भी ज्यादा आवश्यक है जिसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का महत्व मैं अभी आपको बता रहा था, वो प्रारंभिक बात थी, लेकिन इससे आगे मनुष्य को समर्थ और सबल, सही और अच्छा, उत्कृष्ट बनना है तो हमको शिक्षा के साथ साथ में विद्या के अंगों का आवश्यक समावेश करना ही चाहिए। भले ही आप उसको नैतिक शिक्षा कहिए, भले ही उसको सांस्कृतिक शिक्षा कहिए, भले ही उसको धार्मिक शिक्षा कहिए, भले ही उसको आध्यात्मिक शिक्षा कहिए, जो भी उसे कहा जाए, नाम कुछ भी दिया जाए, लेकिन उन चीजों का समावेश हमारी शिक्षा में अत्यधिक आवश्यक है, जो पढ़ते समय बच्चों के मस्तिष्क पर निरंतर ये छाप डालती है कि हमको एक अच्छा नागरिक बनना है, हमको कर्तव्यपरायण नागरिक बनना है, हमें समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा बनना है। कभी हमको राष्ट्र का नेतृत्व करना पड़े, समाज का नेतृत्व करना पड़े, किन किन बुराइयों से बचना है और किन किन बुराइयों से समाज को बचाना है, ये व्यक्ति और समाज की मूलभूत जीवन के, अंतरंग जीवन के बारे में जितनी गहरी जानकारी होगी, उतना ही आदमी का व्यक्तित्व, उतना ही आदमी का क्रियाकलाप सही होता हुआ चला जाएगा। यह बहुत ही आवश्यक है कि हम किस तरीके से अच्छा और ठीक जीवन जिए। इस तरह की शिक्षा हमारे देश में होनी ही चाहिए। गुरुकुल परंपरा का पुनर्जागरण हो, प्राचीन कालीन गुरुकुल परंपरा को जीवित किया जाना चाहिए और शिक्षा के साथ साथ अगर संभव हो तो ऐसा प्रयत्न किया जाना चाहिए कि बच्चों को बोर्डिंग में ही रखा जाए। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली थी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही मुनासिब प्रणाली थी। अक्सर देखा यह गया कि घरों का वातावरण उतना अच्छा नहीं होता और प्रत्येक परिवार में उतनी सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं होती। घर में अनेक लोग रहते हैं और अनेक तरह के लोग रहते हैं, उनको अपने साथ मिलाकर के ही चलना पड़ता है। हिंदुस्तान जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली के देश में मान लीजिए कोई बाप हुक्का पीता है, कैसे मना किया जाए? कोई माँ गाली देने की अभ्यस्त है और लड़ाई झगड़ा करने की अभ्यस्त है, माँ को कैसे घर से निकाल दिया जाए? घर का वातावरण सही रखना हर के बस का काम नहीं है, किसी किसी से ही बन पड़ता है। अच्छे वातावरण में जब तक बच्चों को नहीं रखा जाएगा, तब तक बच्चों का नैतिक और सांस्कृतिक और आत्मिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए पुरानी पद्धति ये थी कि जहाँ शिक्षण दिया जाए वहाँ उसका उनको संरक्षण भी दिया जाए। ये प्रथा गुरुकुलों द्वारा संभव थी क्योंकि वहाँ महर्षियों के आश्रम में ऋषियों की धर्म पत्नियां उत्कृष्ट विचारधारा वाली थीं। जहाँ के सहायक अध्यापकों से मिलने से लेकर के कर्मचारियों तक सब उसी स्तर के बने हुए थे जो बच्चों के ऊपर एक स्वस्थ प्रभाव डालें। बच्चों के लिए कुमार्ग पर जाने के लिए कोई गुंजाइश जहाँ न हो, गाली देने की कोई गुंजाइश न हो, कामचोर बनने और आलस में पड़े रहने के लिए कोई गुंजाइश न हो, बुरे लड़कों के साथ में खेलने की कोई गुंजाइश न हो, इस तरह की सारी गुंजाइश जहाँ नहीं रहती है, वहाँ का वातावरण बढ़िया बन जाता है। वातावरण का प्रभाव बच्चों के मन और मस्तिष्क पर पड़ता हुआ चला जाता है। जब बड़े होते हैं तो श्रेष्ठ नागरिक होते चले जाते हैं। आज भी इसी तरह की शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। बच्चों को जब माँ बाप खाना खिलाते ही हैं, कपड़ा पहनाते ही हैं, फीस और पढ़ाई का खर्च देते ही हैं, तो उनकी आंखों के आगे ही रख करके खर्च उठाया जाए, ये क्या बात है? ऐसा भी तो हो सकता है जो खर्च माँ बाप बच्चों के लिए उठाते हैं, वह खर्च उस तरह की शिक्षा प्रणाली के लिए गुरुकुल को दे दिया जाए। वहाँ बच्चों की न केवल शिक्षा बल्कि सारी की सारी दिनचर्या का क्रम ढाला जाए। अपनी शिक्षा में इस तरह की क्रांति की आवश्यकता है।
जहाँ बच्चों की पढ़ाई से लेकर के उनकी दिनचर्या, उनके विचार करने की शैली से लेकर के बौद्धिक व्यवस्था, बौद्धिक ज्ञान के अभिवर्धन की पूरी गुंजाइश रहे। भावी पीढ़ी के निर्माण को एक राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर दूसरे स्रोतों से खर्च में कटौती करें। अच्छा हो कि अपनी भावी पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए अगर इस सिलसिले में थोड़ा ज्यादा भी खर्च उठाया जाना आवश्यक हो तो उठा लिया जाना चाहिए। तरह तरह के टैक्स लगाए जा सकते हैं या दूसरी चीजों पर कमी की जा सकती है। ये जो कि मनुष्य के जीवन और मरण का प्रश्न है, नई पीढ़ी का प्रश्न है, आदमी को बनाने का प्रश्न है। आदमी को बनाने का मतलब समाज को बनाना, राष्ट्र को बनाना, भावी व्यवस्था को बनाना। उसके लिए अगर हमको शिक्षा पर खर्च भी करना पड़ता हो और टैक्स भी देना पड़ता हो तो सरकार को बड़ी व्यवस्था भी बनानी पड़ती हो तो भी इसके लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा और विद्या की उपयोगिता और शिक्षा के स्वरूप के बारे में हर विचारशील आदमी को चिंतन करना चाहिए। अपनी इस राष्ट्र की प्राथमिक आवश्यकता और महती आवश्यकता का समाधान करने के लिए ऐसा हल ढूंढ के निकालना चाहिए जिससे अपना देश शिक्षित बन सके, साक्षर बन सके, विद्यावान बन सके, गुणी बन सके और व्यक्तित्व का विकास करने वाला बन सके। ऐसे व्यक्तित्व का विकास और ऐसी शिक्षा प्रणाली ही हमारे देश को ऊंचा उठा सकती है, हमारे धर्म और संस्कृति को और राष्ट्र को मजबूत बना सकती है और विश्व शांति का आधार बन सकती है। आज की बात यही समाप्त। ओम शांति। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। नंबर 1, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। नंबर 2, भगवान को शरीर का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। नंबर 3, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। नंबर 4, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। नंबर 5, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। नंबर 6, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। नंबर 7, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। नंबर 8, चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। नंबर 9, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। नंबर 10, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। नंबर 11, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नंबर 12, नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। नंबर 13, संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। नंबर 14, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। नंबर 15, सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। नंबर 16, राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। नंबर 17, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। नंबर 18, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।